Hello students, today we discuss about the introduction of laser light. तो इस लेक्चर में हम लोग लेजर लाइट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले हम लोग लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़े हैं। अब एक इस पेपर का लास्ट यूनिट है लेजर लाइट। एक कंटेंट हम लोग लेंगे लेजर। लेजर क्या है? तो एक नाम आएगा लेजर, या इसी को कहते हैं हम लोग लेजर लाइट, या लेजर भी कह सकते हैं ये। तो देखिए लाइट का जो इंट्रोडक्शन था एनर्जी का, कि लाइट एनर्जी है और ये एनर्जी जो होती है कई मेथड से रेडिएट होती है। एक लाइट के रूप में एनर्जी मिलती है जो विजुअलाइज होती है और इससे आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद इस एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इसको समझाया गया पहले क्लासिकल फिजिक्स में, क्वांटम में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, ये भी लाइट से, हीट से रिलेटेड रेडिएशन है। और ये रेडिएशन में आप लोग पढ़ते हैं कि एटम, एटॉमिक ऑसिलेटर ने प्लैंक रेडिएशन में मिला एक टर्म। एटम जो होता है जहाँ भी है वो अपने एक्सिस के अबाउट, अपने जियोमेट्रिकल शेप के अबाउट वाइब्रेशन कर रहा है। एटॉमिक ऑसिलेटर या इसी को कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेटर। तो ये वाइब्रेट करेगा, यानी वाइब्रेट करेगा तो दो तरह से मोशन करेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। अप डाउन या लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकता है वाइब्रेशन। तो इसके वाइब्रेशन से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आप वाइब्रेशन करते हैं, तेजी से सांस खींचेंगे रामदेव की तरह, तो शरीर से पसीना छूटने लगेगा, यानी हीट का इमर्जेंट बॉडी से होने लगेगा। तो उसी तरह से मैटर में एटम का वाइब्रेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हीट रेडिएशन। तो इस तरह का एटॉमिक वाइब्रेशन से आपको मिलता है हीट रेडिएशन। और ये रेडिएशन का नेचर होता है कि ये मीडियम में भी चलता है और सन से पृथ्वी पर आ रहा है, यानी फ्री स्पेस में भी मूव करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हीट रेडिएशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर रखता है ये। इसी तरह से आप लोग इसके बाद पढ़े, जैसे 1900 ईस्वी में प्लैंक ने इसको समझाया पूरे दुनिया में कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा तो एनर्जी जो होगी क्वांटाइज्ड होगी, जीरो होगा, एच न्यू, 2h न्यू, ऐसे NH न्यू के रूप में रेडिएशन। एक वाइब्रेशन से एक पल्स निकलेगा, उस पल्स का अमाउंट होगा या तो जीरो होगा और नहीं तो h न्यू, 2h न्यू, इसी के रूप में रहेगा। अब h न्यू और 2h न्यू के बीच में कोई रेडिएशन एनर्जी नहीं होगा तो जीरो होगा और नहीं तो h न्यू होगा, नहीं तो 2h न्यू। क्वांटाइज्ड एनर्जी इसी को कहा जाता है। तो प्लैंक ने वाइब्रेशन की सहायता लेकर के और एनर्जी को रेडिएट कराया और इसका एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद 1905 ईस्वी में एक साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं आप लोग, प्लैंक के ही शिष्य थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने इसका यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया और कहा कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा और करंट का फ्लो होगा लाइट की सहायता से। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट थे बोर, बोर का नाम सुनते हैं आप लोग।
बोर ने एक रेडिएशन दिया, बोर एटॉमिक मॉडल, तो उसमें उन्होंने रेडिएशन का जिक्र किया और प्लैंक की थियरी का ही यूज किया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट है और केवल उसी ऑर्बिट में रहता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। तो प्लैंक भी जो कंसेप्ट दिए थे उसमें एच कांस्टेंट था, प्लैंक कांस्टेंट, इन्होंने उसी का जिक्र किया, ये भी उसी का जिक्र किए। और आगे चलकर 1917 ईस्वी में आइंस्टीन ने दूसरा नाम दिया एक, और उसी का उन्होंने इन्वेंशन किया, उसका नाम है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये स्टिमुलेटेड इमिशन एक नाम दिया और इस एमिशन में उन्होंने जिक्र किया कि जैसे किसी भी बॉडी को हम लोग, कोई भी मैटर है, इसके एनर्जी स्टेट होंगे तो उसमें एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे। तो ये एटम जो होते हैं ट्रांजिट होते हैं। अगर यहाँ से वातावरण से ये एनर्जी को या किसी भी सोर्स से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी h न्यू, तो उन्होंने कहा कि अगर एटम यहाँ पर स्थित है तो ये एनर्जी स्टेट E1 है और ये E2 है, दोनों के बीच का इंटरवल E2 माइनस E1 इक्वल टू h न्यू होता है प्लैंक थियरी से। तो क्वांटाइज्ड स्टेट के बीच का जो इंटरवल h न्यू है, तो इन्होंने कहा कि अगर ये एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कोई भी एटम, तो ये एक्साइटेड होगा और इसमें इतनी क्षमता आ जाएगी कि इतना एनर्जी के बाद ये अपना स्टेट छोड़कर अपर स्टेट में चला जाएगा। तो ये ट्रांजिट होगा फ्रॉम लोअर टू अपर स्टेट। तो इस घटना को आइंस्टीन ने कहा एटॉमिक ट्रांजिशन, एटॉमिक ट्रांजिशन, आइदर अपर टू लोअर या लोअर टू अपर होगा ये। तो ये नाम दिया गया। उसके बाद उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन कहा कि जिस तरह से इससे पहले ज्ञान था हम लोगों को कि बोर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा तो अस्थायी रूप से उसी में घूमता रहेगा, और रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी का एमिशन करेगा। तो बाद में कहा गया कि जब एनर्जी का एमिशन करेगा तो एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे नीचे आकर के ये न्यूक्लियस में चला जाएगा ऐसे, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जा सकता। तो बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता है तो किसी भी एनर्जी का एमिशन नहीं करता है, वह स्थायी रूप से उसी में घूमता रहेगा, कितना भी देर तक घूमता रहेगा मैटर में, मैटर का विनाश नहीं होगा, तब तक वो उसी में रहता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा h न्यू, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी का एमिशन करेगा h न्यू, क्योंकि इस इंटरवल का मान प्लैंक थियरी से कितना आता है h न्यू। तो उन्होंने कहा कि तभी एनर्जी का एमिशन होगा जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा और एब्जॉर्प्शन होगा जब नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था 1913 ईस्वी में बोर ने दिया था। तो इसी बेस पर आइंस्टीन ने कहा कि जब ये क्रिया एटम में भी तो होगी, मैटर में एटम है, जब एक्साइटेड होगा ये एटम्स तो अपर स्टेट में जाएगा, और एक एटम की स्थिति होती है कि जैसे एटम है ये अगर स्टेबल है तो ये कितना भी दिन तक रह सकता है अपने स्टेट में, 2-4 वर्ष रह सकता है, 200-400 करोड़ वर्ष रह सकता है। जैसे पृथ्वी है वो भी एक मैटर है, अरबों खरबों वर्ष से उसमें एटम है तो रहेगा, उसमें अस्थायी रूप से रह जाएगा। लेकिन जो एटम एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होकर कहीं जा रहा है, तो इसकी लाइफ टाइम होती है कि कितना देर तक इसमें ये रहेगा, फिर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, क्या करेगा। तो इस एटम का अगर मान लीजिए कि एक्साइटेड कोई एटम है
तो इसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम ये 10 टू द पावर, ऑब्जर्वेशन या जो प्रैक्टिकल इन्होंने किया उसमें ये पाया कि एक एक्साइटेड एटम अगर जा रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, किसी भी मेथड से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, इस स्टेट में ये 10 टू द पावर -8 सेकेंड रहेगा। तो एटॉमिक ट्रांजिशन की जो लाइफ होती है वो 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक रहेगा। उसके बाद अगर पुनः एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाएगा और नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से बोर मॉडल में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइटेड हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न होकर के सीधे एटम लिया जाता है, एटॉमिक ट्रांजिशन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हैं आप लोग। तो ये एब्जॉर्ब करके गया है। अब ऊर्जा का विनाश नहीं होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जितना एनर्जी लिया है जब ये अपने लाइफ टाइम के बाद रिटर्न होगा, जैसे आप लोग मान लीजिए कि अपने अपने घर रहते हैं, भूख लगा है, पैसा नहीं है पैकेट में, तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहेंगे, और कोई आता है या कहीं से आपको मिल जाता है 100 रुपीज़, तो आप सोचते हैं कि अब कुछ काम हो जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में खुशी से चल देते हैं होटल में, या कहीं घूमने चले जाते हैं पार्क में, या कहीं खाने चले जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में आपने चला गया यहाँ पर इस एनर्जी को लेकर, लेकिन ये एनर्जी ख़त्म होगी, एक दिन 2 दिन में ये कभी भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप अब कहाँ शरण लेंगे, फिर अपने घर ही आएंगे वापस। तो यहाँ पर आपका एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ, या आपने कहा कि हम इतना एनर्जी लेकर जा रहे हैं और घर वालों से वादा करते हैं कि लौटूंगा तो इसका दुगना तुम लोगों को वापस कर दूंगा, जैसे आप लोग नौकरी करने जाएंगे। तो वो कह रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी लेकर गया है, तो जब आएगा तो कुछ न कुछ एनर्जी देगा, और नहीं देगा तो उसका एनर्जी का क्या हो जाएगा, पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये इसके एनर्जी को दूसरा एटम जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई ना कोई, आप जब 100 रुपीज़ ले गए हैं तो आपका पैकेट में पैसा कम होगा, तो कोई दुकानदार खुश होगा या जो उसको लेगा वो खुश होगा, उसके यहाँ वृद्धि होगा, इसका विनाश नहीं होगा। तो उसी तरह से एटम जब अपर लेयर में जाता है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो दूसरा एटम उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई ना कोई एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक आदमी अगर रोता है तो दूसरा आदमी जरूर हंसेगा, सबके प्रतिद्वंदी है। तो ये उसी तरह से नेचुरल सिस्टम में मैटर भी बना है, हम लोग भी मैटर ही हैं। हम लोगों की भी हंसी खुशी का राज कौन है, एटम ही है। कोई शराब पी लेता है तो उसके शरीर के एटम मालिक्यूल्स आयन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और वो अपना नियंत्रण होने लगता है। तो खुशी में आप लोग कहते हैं कि खुशी में चूर है, यानी उसके पास एनर्जी इतनी आ गई है कि उसको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्साइटेड हो गया है। तो ये प्रक्रिया पूरा नेचुरल सिस्टम में हर प्राणी के पास या निर्जीव के पास, तो लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में एनर्जी से ही फंक्शन हो रहा है, सबके पास है। तो देखिए ये सब तो फिलॉसफी है, इससे हम लोगों का यहाँ पर मतलब नहीं है। मतलब है कि लेजर लाइट क्या होगी, तो देखिए ये लाइट एटॉमिक ट्रांजिशन आइंस्टीन ने दिया स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जो लेजर होता है, इस लेजर में एक नाम आता है, जैसे मान लीजिए कि एल है, उसका मीनिंग है लाइट, और ए जो आया है इसका मीनिंग होता है एम्प्लीफिकेशन। और इस जो नाम आया है इसका मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, और इसका नाम होता है स्टिमुलेटेड, और ई होता है उसका मीनिंग है स्टिमुलेटेड इमिशन, और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ आर होता है, उसका मीनिंग होता है रेडिएशन। तो ये लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसमें जो स्टिमुलेटेड शब्द आया है
ये इसी का मतलब होता है स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, लोअर स्टेट से अपर स्टेट में चले जाना। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है जैसे दीपक जलता है तो उसकी लौ ऊपर की ओर उठती है, ऐसे उसी को कहा जाता है स्टिमुलस या स्टिमुलेटेड। तो स्टिमुलेटेड इफेक्ट एमिशन उन्होंने दिया था आइंस्टीन ने 1917 में, और उसका बेस था बोर मॉडल की तरह से जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इस एटॉमिक ट्रांजिशन के केस में भी रेडिएशन मिल रहा है, और इस रेडिएशन को उन्होंने कहा था स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन की खोज कर दिया था 1917 में, लेकिन इसका कहीं भी एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा था कि ये क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। तो आइंस्टीन ने इस पर भी काम छोड़ दिया और दूसरे फील्ड में काम करने लगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देयर इज एग्जिस्ट ए न्यू फेनोमेना विच इज कॉल्ड एटॉमिक ट्रांजिशन, एंड इन सच ट्रांजिशन more or less energy radiated, which type of radiation is called stimulated emission। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अलग है, वाइब्रेशन का कंसेप्ट लेकर समझाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो एनर्जी निकलती है वो अलग है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही बोर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, और इस स्पेक्ट्रा में लाइमन सीरीज बामर सीरीज पढ़ते हैं। तो ये सीरीज में लाइट ही निकलती है। आप लोग इसको वेवलेंथ पढ़ते थे एंगस्ट्राम में, कितना एंगस्ट्राम वेवलेंथ है। तो ये क्या है, लाइट ही है जो दिखाई देती है और नहीं भी देती है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में केवल बामर सीरीज दिखाई देती है, बाकी सब लाइमन, पास्चन, ब्रॉकेट ये सब दिखाई नहीं देती। तो एंगस्ट्राम में वो लाइट रेडिएट कर रहा है, लेकिन वह एनर्जी हम लोगों के आंख से डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन अलग था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट अलग है और लेजर लाइट का कंसेप्ट अलग है। इसमें एटम वाइब्रेट करता है, इसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। और आइंस्टीन ने दिया एक ये एटॉमिक ट्रांजिशन, ये एटम ही स्वयं इसमें ट्रांजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं है, एटम ही स्वयं इसमें अप डाउन होगा और उसी के ट्रांजिशन से एनर्जी निकलेगी। तो उसको कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, इससे पहले आप लोग पढ़ते हैं कि 1896 में हेनरी बेकुरेल ने कहा था कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो ये भी एक एमिशन है, सभी एमिशन ही है, यह रेडिएशन है, सबका अलग अलग ओरिजिन है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की खोज किया था बहुत पहले ही। इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन से एमिशन हो रहा था कोलिजन के कारण। वो एमिशन 1895 में रैंड, एक साइंटिस्ट थे रैंगटन, उन्होंने दिया था एक्सरे के रूप में। ये एक्सरे एटम से निकल रही है और वह रेडिएशन एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, उससे अगर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन कराया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत एनर्जी से बाउंडेड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है तो आप लोग पढ़े हैं, इसकी एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतना एनर्जी से बंधा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम। तो जो हाई एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे। तो इस एनर्जी को तोड़ा जाएगा तो हाई एनर्जी एमिट होती है इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से, तो उसको एक्सरे एमिशन कहा गया, एक्सरेज। तो एक्सरे भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही है, लेकिन उसमें ट्रांजिशन नहीं होता है, उसमें सीधे कोलिजन कराया जाता है। तो कोलिजन द्वारा उत्पन्न एनर्जी होती है एक्सरे। तो एक्सरे का कंसेप्ट है कि ये किसके द्वारा उत्पन्न होगी, कोलिजन।
ये भी रेडिएशन है। हर रेडिएशन को अगर आप सर्वे करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन रेडिएशन क्या है, एटॉमिक ट्रांजिशन क्या है, तो सबका कंसेप्ट अलग अलग है और सबका साइंस और थियरी अलग अलग समय पर दिया गया है। सब में डिफरेंस है, नहीं तो सबको एक ही थियरी से पढ़ लिया जाता। तो इसमें हम लोग आइंस्टीन की बात लिए। आइंस्टीन से पहले भी रेडिएशन था, लेकिन ये रेडिएशन डिफर था। हर रिसर्च जो होता है डिफर होता है। एक आदमी एक ही रिसर्च करता है, वो रिसर्च दूसरा करेगा तो अब वो अमान्य हो जाता है। एक ही आदमी को मान्यता दी जाती है जो सबसे पहले उस पर सोचता है। तो इसके बाद देखिए, इसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा था लगभग 43 साल बाद चल करके 1960 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर मेमान। उन्होंने आइंस्टीन के बातों पर विचार किया और कहा कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मटेरियल तैयार करके अगर इस एटॉमिक ट्रांजिशन को फास्ट कर दिया जाए तो लाइट मिलेगी। तो उन्होंने अपना रिसर्च किया था बेल टेलीफोन लेबोरेटरी अमेरिका में, और वहीं पर लेजर लाइट को पहली बार दिखाया दुनिया को कि कैसे लेजर लाइट जो है अदर लाइट से डिफरेंट है और इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले लेजर लाइट को बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में बनाया था और एक नया मटेरियल तैयार किया था। जिस मटेरियल को एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड से बनाया था और इस मटेरियल को उन्होंने नया नाम दिया था रूबी क्रिस्टल। उनके खानदान में किसी लड़की का नाम था रूबी, या उन्हीं की लड़की थी, उसी के नाम पर रख दिया रूबी क्रिस्टल। और रूबी, उसे लाइट जो निकली उसको कहा है रूबी लेजर। तो इस नाम से उन्होंने दिया, आइंस्टीन की थियरी का यूज किया लेजर लाइट के रूप में। तो लेजर में जो नाम आता है ये एम्प्लीफिकेशन है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एम्पलीफायर का काम होता है कि वीक सिग्नल को क्या करेगा, स्ट्रांग करेगा। किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में बदलता है एम्पलीफायर, पढ़े हैं आप लोग। तो उसी तरह से इसमें व्यवस्था रहता है कि लाइट को एम्पलीफाई किया जा सकता है। जैसे आप किसी चीज़ को फोकस करते हैं, जूम करते हैं, तो एम्पलीफाई होगा और डिम भी हो जाएगा। पावर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन है और रेडिएशन भी है। रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी न किसी मैटर से ये रेडिएट होगा। तो लेजर लाइट आज के ज़माने में एक टेक्नोलॉजी है, लेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है। लेजर को हम लोग सॉलिड से भी उत्पन्न करा ले रहे हैं, लिक्विड से भी कराते हैं, गैसेस से भी कराते हैं, क्योंकि मैटर है, हर मैटर में एटम है, सब में ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब आपको सिस्टम बनाना है तो गैसेज है। इसी तरह प्लाज्मा से भी लेजर निकलता है, सेमीकंडक्टर से भी निकलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी डाइज जो होते हैं इनसे भी निकलता है लेजर। तो लेजर जितने मटेरियल्स आप जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, जैसे मैटर का अब तक जो सर्च है स्टेट 3 पढ़ते थे हम लोग बचपन में, अब ये 3 से 23 स्टेट मिल गया है। मैटर का 23 स्टेट आज के डेट में मिला है, जिसमें से 3 को ही हम लोग पढ़ते हैं या आप लोग भी नाम सुनते हैं। तो 4th स्टेट प्लाज्मा हो जाता है। इसी तरह 5th स्टेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। अगला स्टेप जो होगा लिक्विड क्रिस्टल होगा। लिक्विड में क्रिस्टल नहीं होता, आप लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड क्रिस्टल ही होता था पहले, लेकिन बाद में कहा गया कि लिक्विड भी क्रिस्टल के रूप में है। जैसे LCD जो चलती है वो लिक्विड क्रिस्टल के बेस पर ही बना है। तो ये सब चीज़ें लेजर को उत्पन्न करते हैं। तो लेजर को प्रोड्यूस करने वाले जो भी मटेरियल है वो मैटर का कोई भी स्टेट हो सकता है। 2-3 को पढ़ना आप लोगों को, ये सब एक्सप्लेन होगा।
तो लेजर लाइट का पूरा नाम है ये लेजर का, तो यही है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये 1960 ईस्वी में पहली बार देखा गया। ये आर्टिफिशियल लाइट है, लेजर एक्टिव मटेरियल होंगे उसी से केवल एमिट होती है। कैसे एमिट होगी इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। इसकी खोज किया गया था ये, जैसे प्लांक रेडिएशन लॉ से ही स्टार्टिंग हुआ आधुनिक रेडिएशन का। इससे पहले भी आप लोग पढ़ते थे कि विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़े थे, इसमें भी रेडिएशन होता था। रैले जीन्स लॉ पढ़े थे, उसमें भी रेडिएशन होता था। तो ये सभी रेडिएशन के लिए फेमस थे, लेकिन उनके रेडिएशन का जो कंसेप्ट था क्लासिकल था और उतना लॉजिकल नहीं था जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। तो आगे बढ़ाने का काम किसने किया? प्लांक ने किया। प्लांक के ही शिष्य थे बोर, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग। ये लोग जर्मनी से बिलोंग करते थे और प्लांक के ही शिष्य थे। प्लांक के ही गुरु घराने से इन लोगों का उदय हुआ, फेमस हुए और साइंस के ढांचा को ही बदल दिए। 1900 ईस्वी के बाद साइंस बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर गया। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे इस लॉ का यूज किया गया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक नाम सुनते हैं पीरियाडिक टेबल, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर है जिसको एक्सरे के बाद ही खोजा गया बढ़िया से, और इसी से पीरियाडिक टेबल बनाई गई। आधुनिक पीरियाडिक टेबल जो पहले मेंडलीफ की टेबल थी उसको किसने सुधार किया? उसको किसी ने सुधार करके नया पीरियाडिक टेबल दिया। मेंडलीफ ने कहा था कि एटॉमिक वेट के आधार पर रहेगा और इसने कहा कि एटॉमिक नंबर के आधार पर रहेगा। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर, और हाई टारगेट एटॉमिक नंबर मटेरियल से एक्सरे निकाल करके और इन्होंने दिया। तो रॉन्टजन के शिष्य थे मोजले। मोजले ने ही आधुनिक पीरियाडिक टेबल का कंसेप्ट दिया है। तो आगे पढ़ेंगे आप लोग, क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा ये सब नाम। मोजले का लॉ, एक्सरे का एमिशन कैसे होता है या कैसे संशोधन किया गया, तो आगे बताएंगे। अब लेजर को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो लेजर लाइट देखिए आप लोग, सबसे पहला है कि लेजर लाइट आर्टिफिशियल लाइट होगी, एटॉमिक ट्रांजिशन से क्रिएट होगी, और ये आँख से दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। जैसे आजकल आप लोग सुनते हैं कि लेजर बम बनाया गया है, लेजर बम है ये। तो लेजर बम कुछ है नहीं, ये एक तरह के लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। और ये एनर्जी जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है। आप लोग जीके जीएस में रोज दिन पढ़ते हैं कि सूर्य से जो रेज आ रही है पृथ्वी पर, उसमें से अधिकांश खतरनाक रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस ओजोन लेयर में प्रदूषण के कारण छिद्र हो गया है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज इसको पार करके जमीन पर आ जाती है। किसी के शरीर पर पड़ेगी तो उसके त्वचा को जलाने लगती है, तरह तरह के रोग उत्पन्न करेगी। आँख पर पड़ेगी तो आँख को नष्ट कर देगी, अंधा हो जाएगा आदमी। तो लेजर लाइट जो होती है उस अल्ट्रा वायलेट रेज में भी पड़ती है, और ये रेज किसी के आँख पर डाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि लड़ाई होने वाला है, यहाँ पर दोनों सेना आमने सामने हैं, तो इसमें से कोई लेजर टार्च का यूज कर देता है, ऐसे यहाँ से जला करके घुमा देगा अपने विरोधी खेमा में, तो सभी सैनिक अंधे हो जाएंगे, सभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। अब दुश्मन उस पर आक्रमण करके विजय हासिल कर सकता है, उसके ज़मीन को कब्जा कर सकता है। तो लेजर में इतना पावर है, लेकिन ये सब प्रतिबंधित है। किसी को टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं दिया जाता है, किसी को ये सब सामग्री बेचा नहीं जाता है, क्योंकि लेजर लाइट को बनाना और बेचना अपराध है। कोई आदमी नहीं बना सकता है, साइंटिफिक लेवल पर ही इसका यूज होता है। कुछ लेजर है मार्केट में आप लोग खिलौना के रूप में खरीदते हैं,
तो सॉफ्ट लेजर है जो विजिबल लाइट केवल प्रोड्यूस करता है। चाइना वाले खिलौना बनाकर भेजते हैं और आप लोग खरीद कर जब किसी के शरीर पर चकमकाते हैं, किसी के कहीं पर डालते हैं। और ऐसा ये लाइट होती है लेजर लाइट कि कहाँ से आ रही है दिखाई नहीं देती। इसका एक और ये बड़ा खासियत है कि कहाँ से जलाई गई है। जैसे हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, मेरे कपार पर, आँख पर, गाल पर कोई जला देगा बाहर से अंधेरे में तो चमकेगा, वो दिखाई नहीं देगा कि किसने जलाया है। तो ये जो टार्च होती है इनविजिबल होती है, इसको अगर जला दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से लाइट आ रही है। तो किसी का दुश्मनी है और ये खुलेआम बेचा जाए, कोई कहीं से जला करके दुश्मनी साध लेगा अपना, अब पुलिस खोजती ही रह जाएगी, वो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये सब देशद्रोही का मुकदमा लगता है। जो लेजर लाइट को बनाते हुए बेचते हुए पकड़ा गया तो गैंगस्टर लगता है, उसके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन इस लाइट का अगर आप यूजुअल सिग्निफिकेंस देखते हैं लाइफ में तो बहुत सारा है। लेजर से ऑपरेशन भी सुनते हैं आप लोग की हो रहा है, आँख का, पेट का, किडनी का। जो खतरनाक ऑपरेशन है लेजर से कर सकते हैं, बिना चीर फाड़ के या थोड़ा सा कटिंग करके कर सकते हैं। तो लेजर लाइट जो होती है बहुत यूजुअल लाइट है। लेजर से वेल्डिंग भी होता है फास्ट, कितना भी हार्ड मटेरियल होगा तो ये कट करेगा, उसको काट देगा लेजर से। लेजर प्रिंटिंग भी हो रही है। पहले कैसेट आता था, उसमें फीता रहता था, ऐसे पतला पतला लपेटा जाता था। अब कैसेट आता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, लेजर प्रिंटेड सीडी बना दी जाती है। लेजर से आप प्रेस भी चलाते हैं, लेजर प्रिंटिंग प्रेस भी है जिससे आप बना सकते हैं। लेजर से होलोग्राफी बनता है। होलोग्राफी जो होता है 3 डायमेंशनल इमेज देखने के लिए है। जैसे हम लोगों की आँख जो है केवल 2 डायमेंशनल इमेज ही देख पाती है। जैसे ये बोर्ड को आप देख ले रहे हैं, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, 2 डायमेंशनल फेस है, देखते हैं। 3 डायमेंशनल फेस हम लोगों की आँख नहीं देख पाती है। हम लोग पूरे दुनिया को एक साथ नहीं देख पाएंगे। अगर इस तरफ मुंह है तो पीछे क्या हो रहा है नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर है कि आप अगर 3D देखना चाहते हैं, आप अपना फोटोग्राफ भी प्राप्त करते हैं तो फ्रंट व्यू दिखाया जाता है, इसे सामने वाला दिखाई देगा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है तो एटम मान लीजिए कि स्फेरिकल है, स्फेयर 3 डायमेंशनल है, इसको हम और आप नहीं देख सकते हैं एक साथ। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होलोग्राफी कैमरा होता है जो लेजर लाइट के प्रिंसिपल पर बनाया गया है और उसी से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये ऑर्बिट की खोज, इलेक्ट्रॉन कैसे रहन सहन है इसका एटम के अंदर, सारा चीज़ें देखा जाता है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, छोटी से छोटी चीज़ों को देखा जा रहा है। और आजकल एक नाम दिया गया है नैनो टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, अभी बीएससी में नहीं पढ़ाया जा रहा है, एमएससी में कहीं कहीं है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो नैनोमीटर के रेंज में काम करे, 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर आदमी की आँख पहुँच ही नहीं पाएगी, न देखेगी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और इसी सब से बनाया गया है। तो एक इसमें ये भी है होलोग्राफी। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम लोग इसी की सहायता से देखते हैं। और देखिए जैसे साइंस पहले से ही है, आप लोग कहते हैं कि इस नेचुरल सिस्टम में, जैसे इंडिया में जन्म हुआ है तो जो यहाँ के लोग हैं, जैसे ये कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र में भगवान शंकर के पास 3 नेत्र था और किसी के पास नहीं। तो 3 नेत्र फिलॉसफी में यही लिखा गया है, इंडियन फिलॉसफी में। जैसे जो फिलोसोफर हैं जो मानते हैं उसको, तो वो भी एक साइंटिस्ट होंगे, उसमें लिखा गया है कि दुनिया को एक साथ देखने की क्षमता केवल भगवान शंकर यानी भोलेनाथ में थी, इंडियन मान्यता के अनुसार। क्योंकि वही नेचुरल सिस्टम का सर्वे एक साथ करते थे, कहाँ क्या हो रहा है।
और देख लेते थे, और उसके अनुसार वो अपना सिस्टम ऑपरेट करते थे कि कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अन्याय हो रहा है, सब कुछ देखते थे। इसी से आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 3D XYZ लिया जाता है, एक्सिस बनाया गया है कि 3 एक्सिस होगा, 3 डायमेंशन होगा, चीज़ें कैसे होगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से ही सृष्टि की रचना में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अब आधुनिक लोग क्या करते हैं, उसको खोजते हैं और उसका प्रैक्टिकल देखने लगते हैं तो विश्वास होने लगता है कि ये भी होता है, ये भी ऐसा हो रहा है। तो वो भी था 3D। तो 3D को आप, और हम जैसे 3D पिक्चर भी बनती है, नाम सुनते होंगे आप लोग, तो बहुत एडवांस हैं। तो 3D पिक्चर जब आप देखेंगे तो आपको एक वो जिस हाल में लगेगा वो पिक्चर, तो एक कैमरा या आपको चश्मा देगा, टिकट कटाएंगे तो टिकट के साथ आपको क्या देगा, वो चश्मा देगा कि लीजिए इसी से पहन कर देखेंगे तो दिखाई देगा। अगर उसको नहीं पहनते हैं और 3D पिक्चर देखेंगे तो चिल्लाने लगेंगे, हाल में बैठते ही लगेगा कि पूरा सिस्टम ही अब सिर पर गिरने वाला है, भूत आ गया, ऐसे हो गए, लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं। 3D एक साथ दिखाई नहीं देगा, वही चश्मा से देखेंगे, होलोग्राफी रहता है क्रिस्टल, और इसी से चश्मा बना दिया जाता है और उसका पैसा लेता है वो अधिक। 3D पिक्चर जैसे आप लोगों के देश में कम बनता है, लेकिन जो मेन फिल्म सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर अक्सर इस तरह की फिल्म बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें में लेज़र लाइट का रोल है, और लेज़र लाइट कई तरह की है, बहुत उपयोगी भी है और बहुत खतरनाक भी है। देखिए थोड़ा सा अब हम लोग इसको अपने काम के रूप में नोट भी करते चलेंगे, क्या क्या पढ़ना है। तो लेज़र लाइट में जब लेज़र लाइट को जब खोजा गया था मेमान द्वारा 1960 में, दूसरा लेज़र 1961 में आया था, हीलियम नियान लेज़र, पहला रूबी लेज़र था। तो मेमान ने इसका नाम लोजर रखा था, इसका असली नाम उन्होंने दिया था लोजर। बाद में इसका नाम रखा गया लेजर। तो उनके पहले जैसा भी बताया आप लोग, उन्होंने लिया था कि एटम का ऑसिलेशन मेथड से भी लाइट को प्रोड्यूस हो सकता है, कि हो रहा है इसमें। तो उन्होंने ऑसिलेशन जो प्लांक की थियरी थी उसी बेस पर समझाने की कोशिश किया था, लेकिन बाद में कहा गया कि आइंस्टीन का स्टिमुलेटेड एमिशन प्रिंसिपल जो है एटॉमिक ट्रांजिशन, इसी से एक्सप्लेन होगा। तो उन्होंने इसको ऑसिलेशन कहा था। लाइट जो एम्प्लीफिकेशन है उसको उन्होंने क्या कह दिया था, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ऑफ या लाइट ऑसिलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और बाद में कहा गया कि ऑसिलेशन से बढ़िया वर्ड क्या है इसमें, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन में कन्वर्ट करके आजकल लोजर ना कह करके क्या कहा जाता है इसको, लेजर। ये लाइट जो होगी एटॉमिक ट्रांजिशन से क्रिएट होगी, उसी से प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ लेजर लाइट। देखिए लेजर लाइट जो है, ये थोड़ा सा लिख लीजिए इस नाम को, क्वेश्चन बनते हैं सब। इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में मीनिंग एक्सप्लेन करना है। इन्वेंटेड बाय, इसको थियोडोर मेमान एक साइंटिस्ट थे, टाइम था 1960 और प्लेस था, ग्राहम बेल का नाम सुनते हैं आप लोग, क्या किए थे ये, तो बेल टेलीफोन लैब यूएसए में इसको इन्होंने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका जो नेचर है ये है एटॉमिक ट्रांजिशन
लाइट होगी। ये इसका जो फर्स्ट नेम था ये था लोजर। लोजर मीन्स था लाइट oscillation by stimulated emission of radiation। ये दिया गया। इसका जो मॉडर्न नेम है इसको ही कहा जाता है लेजर। इसका मीनिंग है मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation ये जो फर्स्ट लेजर आधुनिक सृष्टि में जो दिया गया उसका नाम है रूबी लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर है, रूबी लेजर बनाया गया। विजिबिलिटी, इसका जो विजिबिलिटी है तो लेजर लाइट में बी विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल ये लाइट जो होती है विजिबल होगी या इनविजिबल होगी। अब देखिए इसका विजिबल रेंज है या कुछ भी है। एक नाम सुने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार की होती है, कई फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है। जैसे नाम सुनते हैं आप लोग कि कॉस्मिक रेज है, अंतरिक्ष किरणें, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और एक वेव है गामा रेज, उसी के बाद आती है एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज है। इसके बाद विजिबल रेज है और विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, मोबाइल वेव, रोबोट, रिमोट वेव्स हैं, सबका यूज करते हैं आप लोग। उसी से चैनल बदलते हैं रिमोट से, उसमें भी कौन सी वेव निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जमीन पर से चांद पर रोबोट को भेज करके काम करा लेते हैं, उसमें भी क्या होती है? वेव। तो सारा वेव का खेल है। अब इसमें से देखिए जो रेज है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज
और इंफ्रारेड रेज, इसी रेंज में लेजर लाइट पड़ती है। एक्सरे नहीं होगी, गामा रेज भी नहीं होगी, कॉस्मिक भी नहीं होती है, ये केवल होती है, इसको नोट कर लिए हैं सब लोग। तो ये इसका ओवरव्यू जनरल नॉलेज है थोड़ा सा। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग एक नाम लिए इंफ्रा रेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का नाम सुनते हैं आप लोग। लेजर लाइट का रहन सहन, घर द्वार कहाँ पर होगा, इसको ओरिजिनेट कर देते हैं कि ये विजिबल कब होगी कब नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें फार्मूला कम है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको पढ़ना है कि क्या क्या टर्म्स मिलेगा, दो चार ही फार्मूला मिलेंगे। तो जो लाइट अल्ट्रा वायलेट जोन में पड़ेगी और विजिबल जोन में पड़ेगी और इंफ्रारेड जोन में पड़ेगी, इसी को कहा जाता है लेजर लाइट। यही सब होगी लेजर लाइट रेंज मिलेगा। तो लेजर लाइट एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की ना होकर के एक रेंज को कवर करेगी, कुछ विजिबल होगी और कुछ इनविजिबल होगी। अब जैसे यही विजिबल है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, विबग्योर। यही आँख हम लोगों की देखती है, न इंफ्रारेड दिखाई देगी, न माइक्रोवेव, न अल्ट्रा वायलेट, न एक्सरे, न गामा, कोई दिखाई नहीं देती है। हम लोग केवल किसको देख पाते हैं, विजिबल। लेकिन वही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो सबको देखने लगेंगे। तो लेजर लाइट का इसमें रेंज क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट में भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है और इंफ्रारेड हो सकती है। अब इसको डिफिनीशन देते हैं एक, हर चीज़ का एक। टाइम हो गया तो जाइए, इतना रहने दीजिए। कल ये डिफाइन होगा, आगे इसका प्रोसीजर बढ़ेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये एक्सप्लेन किए ओरिजिन ऑफ लेजर लाइट और इसका रियलाइजेशन लाइफ में क्या है, कैसे प्रोड्यूस होगी, अदर लाइट से कैसे डिफर होगी, ये सब एक्सप्लेनेशन हम लोग किए। अब इसका प्रोडक्शन या प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे ये प्रोड्यूस होगी, ये सब अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।